अभी वक्त के इम्तिहान और भी हैं, और कनात न कर आलमे रंगोबू पर, कनात न कर आलमे रंगोबू पर, चमन और भी आशियां और भी हैं। अगर खो गया एक नशीमन तो क्या गम, अगर खो गया एक नशीमन तो क्या गम, मकामाते आहो फुगा और भी हैं, मकामाते आहो फुगा और भी हैं। और तू शाही है परवाज है काम तेरा, तू शाही है परवाज है काम तेरा, तेरे सामने आसमां और भी हैं। और फरमाते हैं इसी रोज और शब में उलझ कर न रह जा, इसी रोज और शब में उलझ कर न रह जा, कि तेरे जमानो मका और भी हैं। और फरमाते हैं कि गए दिन के तन्हा था मैं अंजुमन में, गए दिन के तन्हा था मैं अंजुमन में, यहां अब मेरे राजदां और भी हैं, यहां अब मेरे राजदां और भी हैं। बहुत ही शरफ का मकाम है कि अपने असातिज़ा इकराम की सरपरस्ती में अपने साथियों के साथ अपने इल्मी और करियर के सफर को शेयर करने का मौका मिल रहा है। ये इसलिए भी शर्फ का मकाम है मेरे लिए कि ये जो जमात आज यहां नजर आ रही है, यकीनन इनके अंदर वो पोटेंशियल है कि जो फ्यूचर में मुल्क व मिल्लत में रहनुमाई, उसके डेवलपमेंट में नुमाया किरदार, नुमाया रोल प्ले करने की सलाहियत रखती हैं, जिनके बारे में इकबाल कहते हैं कि नहीं मायूस है इकबाल अपनी किश्ते वीरा से, नहीं मायूस है नहीं ना उम्मीद है इकबाल अपनी किश्ते वीरा से, जरा नम हो तो ये मिट्टी बड़ी जरखेज है साकी, जरा नम हो तो ये मिट्टी बड़ी जरखेज है साकी। और आज के का जो मौजू है मेरे लिए बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही इंपॉर्टेंट मौजू है, यानी हुकूमती सतह पर तलबे मदारिस की हिस्सेदारी के इम्कानात क्या क्या हैं। मैंने इसको ऑर्गेनाइजर्स से डिस्कस किया और मैंने ये समझने की कोशिश की कि क्या एक्सपेक्ट किया जा रहा है, क्या उम्मीद किया जा रहा है कि इस तरह के मौजू पे खिताब की जरूरत महसूस की जा रही है। जाहिर है मौजू से जो समझ में आ रहा है वो यही है कि क्या तलबे मदारिस भी हुकूमती सतह पे कुछ रोल प्ले कर सकते हैं, क्या तलबे मदारिस भी हुकूमत के आला ओहदों पे अपनी खिदमत अंजाम दे सकते हैं, क्या तलबे मदारिस दूसरे स्टूडेंट्स की तरह हिंदुस्तान के मुख्तलिफ एग्जाम्स में हिस्सा ले सकते हैं और डिफरेंट जॉब्स में अपना करियर बना सकते हैं। तो इसके ऊपर बात करने से पहले मैंने अपनी इस मौजू को कुछ हिस्सों में तकसीम किया है। सबसे पहले मैं बात करना चाहता हूं कि मुझे खिताब का बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस नहीं है, इसलिए बहुत ही टू द पॉइंट बात करूंगा और आपसे तवज्जो चाहूंगा कि आपसे बात करने का मकसद ये है कि आपके जहन में अगर किसी तरह का कोई कंफ्यूजन है, अगर किसी तरह की कोई ख्वाहिश है, तो उसका किसी हद तक जवाब दे सकूं, उसको किसी हद तक क्लियर कर सकूं। इसलिए बहुत ही टू द पॉइंट बात करूंगा। मदरसा के स्टूडेंट्स कौन हैं? सबसे पहला क्वेश्चन यही होता है कि हु इज अ मदरसा स्टूडेंट, एंड हमने इसको कैटेगराइज क्यों किया अलग से, मतलब हमने सिर्फ स्टूडेंट्स क्यों नहीं कहा, व्हाई डू वी कॉल देम अ मदरसा स्टूडेंट्स, हम अलग से एक कैटेगरी क्यों डेवलप कर रहे हैं कि मदरसा स्टूडेंट्स। तो देयर शुड बी समथिंग जो ऐसा है इनके अंदर जो दूसरों के अंदर नहीं है, तभी इनको हमने अलग किया है।
या कुछ इनके अंदर ऐसा नहीं है जो दूसरों के अंदर है। तो इस चीज को समझने की जरूरत है। देखिए, अगर हम स्टूडेंट्स को कैटेगराइज करें तो जनरली प्राइमरी, सेकेंडरी, हायर स्टडीज में हम कैटेगराइज करते हैं। ये प्राइमरी स्टूडेंट्स हैं, ये सेकेंडरी स्टूडेंट्स हैं, ये हायर एजुकेशन में जाने वाले हायर एजुकेशन के रिसर्च स्कॉलर हैं, अंडर ग्रेड्स हैं, पोस्ट ग्रेड्स हैं। तो मैं कुछ कंसेप्ट क्लियर करना चाहता हूं कि एक आम स्टूडेंट्स में और एक मदरसा के स्टूडेंट्स में कोई खास डिफरेंस नहीं है, सिवाय इसके कि हमारा स्पेशलाइजेशन दीन, शरीयत और अपने मजहब पर है, इस्लाम पर है। किसी और का स्पेशलाइजेशन साइंस, मैथ्स, फिजिक्स, अकाउंट्स, इन चीजों में है। उसमें भी अगर हम इब्तिदाई मरहले में देखें तो हम वो सारे उलूम हासिल कर रहे हैं जो दूसरे स्टूडेंट्स हासिल कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम करिकुलम उठाकर देखें स्कूल का, अच्छे अच्छे स्कूल का, यानी कि जो हमारे मुल्क के बेहतरीन प्राइवेट स्कूल्स हैं, उनका अगर हम सिलेबस उठाकर देखें तो उनको कम से कम 3 लैंग्वेजेस पढ़ाई जाती हैं, जिसमें 2 लैंग्वेज इंडियन है, एक तो हिंदी और इंग्लिश। उसके अलावा फॉरेन लैंग्वेज भी उनको पढ़ाई जाती है। या तो अरबिक ऑप्शन होता है, या आप अरबिक सेलेक्ट कर लें, या आप जर्मन पढ़ें, या आप फ्रेंच पढ़ लें, या आप चाइनीज पढ़ें, आप रशियन पढ़ें। इंग्लिश हम पढ़ते हैं, हिंदी भी हम पढ़ते हैं, एक्स्ट्रा में हम उर्दू भी पढ़ते हैं, और एक फॉरेन लैंग्वेज हम अरबिक भी पढ़ते हैं, बल्कि हम तो फारसी भी पढ़ते हैं। तो लैंग्वेज के एतबार से हम बिल्कुल एकदम अप टू द मार्क हैं, बल्कि कुछ कुछ हम अपर हैंड रख रहे हैं। दूसरी चीज जो है वो है सोशल साइंस और साइंस पढ़ाया जाता है प्राइमरी और सेकेंडरी लेवल पे। हम भी सोशल साइंस और साइंस पढ़ रहे हैं, उतना स्पेशलाइज करके नहीं पढ़ रहे हैं जितने के दूसरे स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं। हमारे मुताले में साइंस और सोशल साइंस की किताबें हैं, तो हम किसी हद तक उनसे इंट्रोड्यूस्ड हैं। इफ समवन इज टॉकिंग ऑन सम सोशल टॉपिक्स और समथिंग ऑफ साइंटिफिक टर्म्स हमारे सामने आते हैं अगर, तो हम ऐसा नहीं है कि हमारा माइंड ब्लॉक हो जाता है। बहुत डीप में जाके बात नहीं कर पाएंगे, लेकिन हम बात कर लेंगे। तो हम क्या पढ़ते हैं? तो हम उसकी जगह पे पढ़ते हैं हिकमत, फलसफा, मंतिक, फिक़्ह, उसूल फिक़्ह, हदीस, तफसीर, ये चीजें हम पढ़ते हैं। इसके सामने में जो हमारे नॉर्मल या जो अदर ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स हैं, वो साइंस, मैथ्स, अकाउंट्स, सोशल साइंस ये पढ़ते हैं। लेकिन अगर हदीस, फिक़्ह, मंतिक, तफसीर, इन चीजों पे अगर हम बात उनसे करें तो उनका माइंड ब्लॉक हो जाएगा, वो जरा भी नहीं समझ पाएंगे, वो फॉलो ही नहीं कर पाएंगे क्या बात कर रहे हो, क्योंकि उन्होंने पढ़ा ही नहीं है। यहां भी हम बराबर में तो कम से कम है। तो किसी तरह से मदरसे का एक तालिबे इल्म दूसरे तालिबे इल्म से किसी भी तरह से अभी तक तो। दूसरा एक डिफरेंस होता है लाइफ स्टाइल। लाइफ स्टाइल में बहुत सारी चीजें आती हैं। हमारी जाहिरी अपीयरेंस कि हम कैसे दिखते हैं, मदरसे के तालिब इल्म को देख के बता देते हैं भाई ये मदरसे वाले हैं, दाढ़ी रखा हुआ है, टोपी रखा हुआ है, शरीयत की पाबंदी है, मदरसे वाले हैं। एक अपीयरेंस में होता है। दूसरा एक एटीट्यूड में होता है कि आपके अखलाक कैसे हैं, आपका बिहेवियर कैसा है, आप समाज में जब लोगों से इंटरेक्ट कर रहे हैं, या आप अपने बुजुर्गों से, अपने असातिज़ा से, अपने फैमिली वालों से इंटरेक्ट कर रहे हैं, तो आपका एटीट्यूड, आपके अखलाक कैसे हैं। ये चीज भी हम अगर इसमें देखें तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारा एटीट्यूड जो है वो बेस होता है दीनी तर्ज अमल पर और शरीयत के ऊपर। तीसरी चीज जो होती है वो है इंटेलिजेंस, के इंटेलिजेंस का लेवल क्या है। तो मैं कहूंगा ये कॉमन है, चाहे वो मदरसे के स्टूडेंट्स हों या दूसरे स्टूडेंट्स हों, ये बिल्कुल कॉमन है। इंटेलिजेंस का लेवल
किसी स्पेसिफिक सब्जेक्ट को पढ़ने से या किसी स्पेसिफिक किस्म के इदारे या इंस्टीट्यूशन में पढ़ने से बढ़ता या घटता नहीं है। हर इदारे में कुछ बहुत ही ज़हीन तलबा होते हैं, कुछ औसत दर्जे के होते हैं और कुछ पुअर होते हैं। और ये ऐसा नहीं है कि सिर्फ स्कूल में होते हैं, मदरसे में नहीं होते। मदरसे में भी होते हैं, स्कूल में भी होते हैं, कॉलेजेस में भी होते हैं, यूनिवर्सिटीज में भी होते हैं। ये कैटेगराइजेशन आपको हर जगह मिलेगी। तो ये एक कॉमन फीचर है, इररिस्पेक्टिव ऑफ यू आर कमिंग फ्रॉम मदरसा या यू आर कमिंग फ्रॉम अ स्कूल और एनी यूनिवर्सिटी और कॉलेज। तो अब हमें यह समझ में आया कि कैटेगराइज करने का मकसद सिर्फ ये है कि हम अल्हम्दुलिल्लाह दीन वाले लोग हैं, उसके अलावा हमारे और उनके बीच में कोई दूसरा डिफरेंस नहीं है। अब हम बात करेंगे कि हायर एजुकेशन और उसमें करियर अपॉर्चुनिटीज हमारे लिए क्या है। देखिए, हायर एजुकेशन दो तरह के हैं। जब हम मदरसे में पढ़ते हैं, आलिमियत फजीलत करते हैं, उसके बाद हम ये आलिमियत फजीलत हमारा सेकेंडरी एजुकेशन है, प्राइमरी है, फिर सेकेंडरी है। इसके बाद हम हायर एजुकेशन में जाते हैं जहां तखस्सुस होता है। तो उसमें हमारे पास दो रास्ते होते हैं जहां तक मैं समझ पाता हूं। या तो हम दीनी उलूम में स्पेशलाइज करें, हदीस में, फिक़ह में, तफसीर में हम और मजीद जो है उबूर हासिल करें, या फिर हम दुनियावी उलूम में हायर स्टडीज में जाएं, कॉलेजेस में जाएं, यूनिवर्सिटीज में पढ़ें। तो दुनियावी दीनी उलूम के ऊपर मैं गुफ्तगू नहीं करूंगा। जो दुनियावी उलूम हैं उनको फिर हम लोग जब हायर स्टडीज में जाते हैं तो खास तौर से माशियत के ताल्लुक से हम कैटेगराइज करेंगे, इसको अलग अलग कैटेगरी में रखेंगे। तो हम देखेंगे कि जॉब अपॉर्चुनिटीज कहाँ हैं अगर हम हायर एजुकेशन में जा रहे हैं। तो पैरेलली मैं बात करूंगा कि जिस तरह की जॉब अपॉर्चुनिटीज हैं उसके क्या रिक्वायरमेंट है और पैरेलली हमें उसके लिए क्या पढ़ने की जरूरत है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम देखें तो या तो हम प्राइवेट सेक्टर में जा सकते हैं या गवर्नमेंट सेक्टर में जा सकते हैं, यानी सरकारी नौकरी में, या फिर हम प्राइवेट नौकरी में जाएंगे। प्राइवेट सेक्टर में अगर हम जा रहे हैं तो हमारे पास अपॉर्चुनिटीज हैं, एमएनसीज हैं, मल्टीनेशनल कंपनीज हैं, लैंग्वेजेस हैं, मैनेजमेंट है, मीडिया है, बहुत कुछ है, अपना बिजनेस है, बहुत कुछ है। मतलब सच में बहुत कुछ है, इसको हम काउंट नहीं कर सकते हैं। अगर हम गवर्नमेंट सेक्टर में जाएंगे तो 2-3-4 फील्ड्स हैं, जैसे कि एजुकेशन है। या तो हम एजुकेशन डिपार्टमेंट में जाएंगे तो एजुकेशन के भी मराहिल हैं। प्राइमरी एजुकेशन में जाएंगे, सेकेंडरी एजुकेशन में जाएंगे तो हम टीचर होंगे, हायर एजुकेशन में जाएंगे तो लेक्चरर या असिस्टेंट प्रोफेसर के लेवल पे हम एंट्री लेंगे। इस तरह से हम टेक्निकल सर्विसेज में जा सकते हैं या हम मेडिकल में जा सकते हैं, डॉक्टर्स बनके, इंजीनियर्स बनके, आर्किटेक्चर्स बनके, या हम 3rd और 4th ग्रेड की जॉब्स पे जा सकते हैं, क्लर्कियल जॉब में या 4th ग्रेड की जॉब में, या फिर हम सिविल सर्विसेज या जुडिशियल सर्विसेज में भी जा सकते हैं जहां आईएएस, आईपीएस, आईआरएस, आईएफएस या जजेस या जो प्रोसिक्यूशन लॉयर्स होते हैं उनके लेवल पे हम एंट्री गवर्नमेंट सेक्टर में ले सकते हैं। इन सबको मैं डिटेल में अलग से थोड़ा बात करूंगा। अभी मैं बस एक खाका दे रहा हूं कि क्या क्या अपॉर्चुनिटीज हमारे सामने नजर आ सकती हैं। इन सब की जो एक कॉमन रिक्वायरमेंट होगी वो होगी क्वालिफिकेशन, अहलियत। किसी भी सेक्टर में जाने के लिए ऐसा नहीं है कि हमने चाहा और हम उसको हासिल कर लेंगे, उसके लिए हमें जरूरी अहलियत हासिल करनी होगी, क्वालिफिकेशन हासिल करनी होगी। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम जज बनना चाहते हैं या हम लॉयर बनना चाहते हैं तो हमें एक डिग्री लॉ में करनी होगी, LLB। अगर हम डॉक्टर बनना चाहते हैं तो हमें BUMS या MBBS या BDS या BHMS जैसी डिग्री जो मेडिसिन से रिलेटेड है वो लेनी पड़ेगी।
तभी हम प्रैक्टिस कर सकते हैं, या गवर्नमेंट सेक्टर में भी हम ज्वाइन कर सकते हैं। इसी तरह से अगर हम किसी दूसरे फील्ड में, सिविल सर्विसेज में जाना चाहते हैं, तो आपको ग्रेजुएशन करना है 45% मार्क्स के साथ। दूसरी इसकी रिक्वायरमेंट होगी स्पेशलाइज्ड नॉलेज। आज किसी भी लेवल पे एंट्री बहुत ही कॉम्पिटिटिव माहौल हो गया है। हर जगह पे एंट्री के लिए कंपटीशन के थ्रू, एग्जाम के थ्रू जाना पड़ेगा। उसके लिए उस फील्ड में जिसमें आप जाना चाहते हैं उसका स्पेशलाइज्ड नॉलेज होना जरूरी है, और वही स्पेशलाइज्ड नॉलेज हम डिग्री के थ्रू हासिल करते हैं। यानी अगर हम लॉ में जाना चाहते हैं तो LLB करके कानून की जो समझ जो है हम डेवलप करते हैं, कानून को पढ़ते हैं। मेडिकल में जाना चाहते हैं तो MBBS BUMS करके हम उलूम तिब पर जो है कुछ उबूर हासिल करते हैं। तो ये स्पेशलाइज्ड नॉलेज गेन करने की जरूरत भी है, यानी सिर्फ डिग्री से काम नहीं चलेगा, एग्जाम देना पड़ेगा और वहां परफॉर्म करना पड़ेगा, यानी कि हमारी सलाहियतों को सामने रखना पड़ेगा। तीसरी रिक्वायरमेंट है, जो अभी मैंने बताया कि एंट्री एग्जाम या इंटरव्यू, या एग्जाम प्लस इंटरव्यू, या मल्टी एग्जाम्स प्लस इंटरव्यू, यानी 2 बार एग्जाम फिर इंटरव्यू। फॉर एग्जांपल अगर आप सिविल सर्विसेज में जाना चाह रहे हैं तो 2 एग्जाम प्लस इंटरव्यू, कहीं सिर्फ इंटरव्यू पे, कहीं कुछ मेरिट प्लस इंटरव्यू पे, लेकिन हर जगह आपका टेस्ट ऑफ नॉलेज जरूरी है और वो होगा। अब जो मैंने पहली रिक्वायरमेंट रखी कि क्वालिफिकेशन, तो क्वालिफिकेशन कहां से आएगा? अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह कि अल-जामिअतुल अशरफिया से अगर हम फजीलत करते हैं या हम आलमियत करते हैं तो मुल्क की बेहतरीन सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में हमारा एडमिशन, ये यहाँ की डिग्री का रिकॉग्नाइज्ड है, उसका इल्हाक है और हम एडमिशन ले सकते हैं। हमें किसी मजीद डिग्री की जरूरत नहीं पड़ेगी, एक्सेप्ट ये कि कुछ छोटे छोटे कॉलेजेस हैं, लेकिन जो मुल्क की बेहतरीन यूनिवर्सिटीज हैं, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज हैं, जामिया, JNU, AMU, हमदर्द या बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी या दिल्ली यूनिवर्सिटी जैसे कॉलेजेस में अगर हम एडमिशन लेना चाहते हैं तो हमारा मादर इल्मी हमें फुल्ली इक्विप करके भेज रहा है, हमारी डिग्री रिकॉग्नाइज्ड है अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारे सब्जेक्ट्स में, और जनरली आर्ट्स के सारे सब्जेक्ट्स में, लॉ में भी कहीं कहीं है, जैसे कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में 1 साल का ब्रिज कोर्स है जहां अल-जामिअतुल अशरफिया को रिकॉग्नाइज किया गया है। हम 1 साल वहां पढ़ते हैं तो वो हमें डिफरेंट अपनी चॉइस के हिसाब से एग्जाम की तैयारी भी करवाते हैं, और फिर हमें टेक्निकल एजुकेशन में भी जाने की डिग्री अहलियत मिल जाती है, यानी डिप्लोमा वगैरह भी कर सकते हैं, और लॉ के एंट्रेंस में भी बैठने की अहलियत हमारे पास आ जाती है। तो आर्ट्स के जनरल एग्जाम में यानी BA हम ऑलमोस्ट हर जगह से कर सकते हैं, और कुछ कुछ जगहों से हम टेक्निकल और लॉ जैसी स्पेशलाइज्ड डिग्री भी हासिल कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ आवर डिग्री फ्रॉम आवर अल्मा मैटर अल-जामिअतुल अशरफिया। लेकिन सिर्फ डिग्री से नहीं होगा, यहां भी सिलेक्शन के लिए हमें एग्जाम के थ्रू जो है उस प्रोसेस को पास करना होगा। एग्जाम होगा, एंट्रेंस एग्जाम होगा, और वो ये देख के नहीं होगा कि आप मदरसे से आ रहे हैं या आप एक मॉडर्न स्कूल से आ रहे हैं। वो एक नॉर्मल कैरिकुलम जो उनका है उसके हिसाब से होगा, और उसके रिक्वायरमेंट पूरा करना हमें करना पड़ेगा। उसमें जनरली एग्जाम्स जो होते हैं वो इंग्लिश लैंग्वेज के होते हैं, और बहुत ही बिगिनर्स टाइप के जनरल नॉलेज के क्वेश्चंस होते हैं, जनरल मेंटल एबिलिटीज यानी रीजनिंग के कुछ क्वेश्चंस होते हैं बहुत ही नॉर्मल टाइप के, जिसकी थोड़ी सी प्रैक्टिस से हम उसको क्वालिफाई कर सकते हैं। इसी तरह से अगर हम एजुकेशन में जाना चाहते हैं और प्राइमरी लेवल पे या सेकेंडरी लेवल पे अगर हम एजुकेशन फील्ड में जाना, एजुकेशन डिपार्टमेंट में एज ए टीचर ज्वाइन करना चाहते हैं, तो हमें ग्रेजुएशन प्लस B.Ed प्लस टेट का एग्जाम क्वालिफाई करना पड़ेगा, या अपने स्टेट का या फिर सेंट्रल। टेट मतलब टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट, ग्रेजुएशन प्लस B.Ed प्लस टेट का एग्जाम। अगर हम हायर एजुकेशन में जाना चाहते हैं तो ग्रेजुएशन प्लस पोस्ट ग्रेजुएशन प्लस नेट का एग्जाम क्लियर करना पड़ेगा, यानी नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट, जो हायर एजुकेशन में जाने के लिए एक कंपलसरी अहलियत है।
इसी तरह से हम अगर टेक्निकल सर्विसेज में जाना चाहते हैं तो हमें डिप्लोमा या बीटेक या बीआर्क जैसी डिग्री हासिल करनी होगी। और अगर हम 3rd ग्रेड या 4th ग्रेड की क्लर्कियल लेवल की जॉब ज्वाइन करना चाहते हैं तो उनके भी अपने कुछ 12th लेवल पे हैं, कुछ की अहलियत ग्रेजुएशन है, तो ये सब फुलफिल करना हमारे लिए जरूरी है। अब हम थोड़ा और ऊपर आकर बात करते हैं। चूंकि मैं आपसे एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि आप 3rd ग्रेड और 4th ग्रेड की सर्विसेज में नहीं जाएंगे, या तो आप हायर एजुकेशन में जाएंगे या आप हायर सर्विसेज में जाएंगे, हुकूमत के उस ओहदे पे जाएंगे जहां पॉलिसी मेकिंग का काम होता है, उस ओहदे पे जाएंगे जहां पे पॉलिसी फॉर्मुलेशन किया जा रहा है, जहां पे पॉलिसी को एग्जीक्यूट किया जा रहा है, जहां पे एक्सपर्ट नॉलेज की रिक्वायरमेंट है, क्योंकि आपके पास दीन है और दीन से बढ़िया इल्म कुछ नहीं है। अगर उसके साथ हमने थोड़ा सा दुनिया के उलूम का सिंथेसिस कर दिया और उसको मिला करके हमने अगर सामने में रखा, तो हमसे अच्छा एडमिनिस्ट्रेटर, हमसे अच्छा सिविल सर्वेंट या हमसे अच्छा जज मुल्क को नहीं मिलने वाला है। इसकी मिसाल मैं आपको यूं भी दूंगा कि मैं खुद अभी सर्विस में हूं और मैं डिप्टी कमिश्नर हूं नगर निगम में। लोग मुझसे खुश रहते हैं, उसकी वजह मेरा दीन और मेरा जो है इल्म दीन है, अल्हम्दुलिल्लाह। आपको भी मैं बताऊं कि 2nd ARC एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमीशन बैठा था, सेंट्रल गवर्नमेंट ने बैठाया था सिविल सर्विसेज में और हायर सर्विसेज में रिफॉर्म लाने के लिए कि सर्विसेज हमारी इफेक्टिव क्यों नहीं है। हमारे एग्जाम जो है, इंडियन सिविल सर्विसेज का जो एग्जाम है, ये बहुत ही टफ एग्जाम है, दुनिया का 2nd टफेस्ट एग्जाम है। फिर भी अगर हम क्वालिटी ऑफ ऑफिसर्स देखें तो बहुत पीछे हैं। इतना टफ एग्जाम लेने का मतलब है वी आर सिलेक्टिंग द क्रीम, द बेस्ट, सबसे अच्छे ऑफिसर्स हम सिलेक्ट करके ला रहे हैं। और सर्विस में आने के बाद क्या प्रॉब्लम है कि उनकी परफॉर्मेंस घट जा रही है, क्या रीजन है कि वो अच्छा नतीजा नहीं दे पा रहे हैं, इसको टेस्ट करने के लिए 2nd एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमीशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बैठाया था और उसने एक पेपर यूपीएससी में इंट्रोड्यूस किया, जिसको अब सारे ही स्टेट के पब्लिक सर्विस कमीशन जो है अपने अपने स्टेट में भी इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। और उसमें उन्होंने रखा कि जो हमारे कैंडिडेट्स हैं इनका एथिक्स, मोरालिटी और इंटीग्रिटी चेक किया जाए, यानी इनके अखलाक की, इनके किरदार की, इनकी ईमानदारी की का भी टेस्ट होना चाहिए, इसका भी इम्तिहान होना चाहिए। और बाज़ाब्ते इस पे एक पेपर आया है 250 मार्क्स। समझ लीजिए कि जो चीजें गवर्नमेंट इंट्रोड्यूस कर रही है वो सिखाने के लिए मजहब से अच्छा जरिया कुछ नहीं हो सकता, और वो चीज हमें मजहब सिखा कर भेजता है। तो एक पेपर तो तैयार है, एक पेपर हमारा तैयार है। ट्रस्ट मी, मैंने इस पेपर में बहुत कम मेहनत की है, क्योंकि कहते हैं कि आपकी जैसी जो एग्जाम बोर्ड में जो बैठते हैं, बोर्ड मेंबर्स जो होते हैं 4-5 लोग, वो इतने एक्सपर्ट होते हैं और इतना घुमा करके आपसे पूछेंगे कि आप वहां पे सुपरफिशियल या कुछ फेक नहीं बोल सकते हैं, जो अंदर है वो ऑटोमेटिकली निकल के आ जाएगा। तो जिस भी एंगल से उन्होंने मुझे टेस्ट करके देखा तो उनको लगा कि नहीं, ये एथिक्स की तैयारी करके आया है। तो ये चीज सरकार चाहती है, गवर्नमेंट चाहती है कि हमारे ऑफिसर्स के अंदर एथिक्स और मोरालिटी हो, और वो एथिक्स और मोरालिटी हमें मजहब सबसे पहले सिखा देता है। तो हम एक अच्छा सिविल सर्वेंट, एक अच्छे जज या एक अच्छे हम कोई भी गवर्नमेंट ऑफिसर बनने की अहलियत रखते हैं, लेकिन इसकी रिक्वायरमेंट सिर्फ एथिक्स और मोरालिटी नहीं है। इसके अलावा और भी बहुत सारी चीजें हैं जिनको हासिल करने की जरूरत है, और इसमें घबराने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है कि हमने अब तक वो चीजें नहीं पढ़ी। 2009 का जो जमात साबिया का, गालिबन हैदर भाई की जमात थी, का जो प्रोग्राम था, उसमें प्रोफेसर अर्शी खान साहब डिपार्टमेंट ऑफ पॉलिटिकल साइंस, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, स्पीच दे रहे थे और मैं सुन रहा था।
उनकी सारी स्पीच में उसमें मुझे दो चीजें याद हैं उस प्रोग्राम की, कि मैंने जो इंग्लिश स्पीच का जो मुसाबका हुआ था उसमें मैं सेकंड आया था, और दूसरी बात यह कि प्रोफेसर अर्शद खान साहब ने एक बात कही थी कि यार पढ़ाई करना सबसे आसान काम है, क्या करना है, किताब खोलना है, पढ़ लेना है, हथौड़ा थोड़े चलाना है, कुदाल थोड़े चलाना है, जमीन थोड़े खोदना है, बहुत बड़ा काम नहीं करना है, पसीना नहीं बहाना है, किताब खोलना है, कहीं भी बैठे रहो, लेटे रहो, उसको पढ़ लेना है। और ये बात वाकई बहुत आसान है पढ़ाई करना, बस उसके लिए पैशन यानी कि ख्वाहिश होने की जरूरत है, बिना ख्वाहिश के नहीं हो पाएगा। तो वाकई, और ये बात जहन में आ गई थी, उसी दिन समझ में आ गई थी कि नहीं, पढ़ाई करना वाकई बहुत आसान काम है। और ये है कि हमने अब तक जो चीजें नहीं पढ़ी है या हमने जो अब तक कम पढ़ा है, वो चीजें हम आगे पढ़ने के लिए हमें उसकी जरूरत आएगी, तो हम उसको कैसे टैकल करेंगे, मैं इस पे अभी आगे मैं बात करूंगा। उससे पहले मैं जरा सिविल सर्विसेज के स्ट्रक्चर को और जुडिशियल सर्विसेज के स्ट्रक्चर को समझा देना चाहता हूं। मैं ये सारी बातें इसलिए इतनी ओपन तरीके से रख रहा हूं कि आपके जहन में कोई इस तरह का गुमान न रहे कि हम तो मदरसे से हैं, हम तो अभी तक स्कूल नहीं गए हैं, हमारी इंग्लिश कमजोर है, हमारी साइंस कमजोर है, हम मैथ्स में अच्छे नहीं हैं, रीजनिंग मेरे पास नहीं है, मेरे फादर ने हमको कन्वेंट में नहीं पढ़ाया है, तो हम ये चीजें नहीं कर सकते हैं। बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं है। हम एज ए मदरसा स्टूडेंट हर वो सब्जेक्ट, हर उस करियर में अपना करियर, हर उस फील्ड में अपना करियर बना सकते हैं जिसको हम करना चाहते हैं। उसके पीछे रुकावट कुछ भी नहीं है, बस मेहनत थोड़ा सा ज्यादा है, लेकिन उसमें फायदा भी ज्यादा है। पूछिए कैसे? मैं जब जेएनयू में गया और मैंने अपना ग्रेजुएशन और मास्टर्स अरबिक लैंग्वेज से किया, तो अरबिक में मुझे बहुत ज्यादा इंटरेस्ट नहीं था, लेकिन एडमिशन वहां ग्रेजुएशन में अरबिक में ही होता था, सोशल साइंसेज में नहीं होता था। मैंने कोशिश करके उसमें ही एडमिशन लिया, और एमफिल में जैसे ही मुझे मौका मिला, मैंने इंटरनेशनल स्टडीज की तरफ, जब तक मैं अरबिक में था मैंने बहुत अच्छा नहीं किया, एवरेज स्टूडेंट था, कभी कभी क्लास में टॉप भी कर जाते थे, खास तौर से जब बीए फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर में थे, क्योंकि वहां तो अलिफ बे ते से पढ़ाते थे और हम तो यहाँ से पढ़ के गए थे, तो उनमें टॉप करना तो मामूली सी बात थी। तो लेकिन जब मरहला आगे बढ़ा और ट्रांसलेशन और इंटरप्रिटेशन की बात आई, तो उतना ज्यादा मुझे उस ट्रांसलेशन और इंटरप्रिटेशन में इंटरेस्ट नहीं था, तो मैं थोड़ा एवरेज स्टूडेंट में आ गया। लेकिन जब मैंने इंटरनेशनल स्टडीज में, जो कि मेरी ख्वाहिश थी, एकेडमिक्स में मेरी ख्वाहिश थी कि मैं वेस्ट एशिया, अरब वर्ल्ड पे रिसर्च करूं, और खास तौर से अरब वर्ल्ड में जो इस्लामी यून यानी कि इस्लामिस्ट ऑर्गेनाइजेशन ऑपरेट कर रही हैं, उनकी फिक्र पे मैं अपनी थीसिस, अपना डिसर्टेशन लिखूं, और उस पर रिसर्च करने की मेरी ख्वाहिश थी। तो जब मैंने उसका एग्जाम दिया, तो एग्जाम में भी मैंने टॉप किया, एंट्रेंस एग्जाम में, और जब मैंने उसकी थीसिस लिखी, तो मेरे सुपरवाइजर यानी कि जो प्रोफेसर थे, वो काफी रिनोन्ड प्रोफेसर हैं, उन्होंने मुझे काफी अप्रिशिएट किया और बोला कि तुमने काफी अच्छी थीसिस लिखी है। उसकी वजह यह थी कि मुझे प्राइमरी सोर्सेज पे एक्सेस थी। प्राइमरी सोर्सेज मतलब मैं अरब वर्ल्ड पे रिसर्च कर रहा हूं, वहां जितनी भी किताबें लिखी गई हैं, जितने अफकार उनके लिखे गए हैं, जितनी वो स्पीच देते हैं या जितने वो पंपलेट निकालते हैं, वो सब अरबिक में निकालते हैं। तो मुझे प्राइमरी सोर्सेज पे एक्सेस था, मैं चीजों को डायरेक्टली अरबिक से पढ़ता था, किसी का तर्जमा किया हुआ या किसी का इंटरप्रेट किया हुआ नहीं पढ़ता था, बल्कि मैंने खुद रिसर्च ही इसी पे किया कि हम जो अफकार वेस्ट के पढ़ रहे हैं, जब ये यूएस या वेस्टर्न वर्ल्ड में जा रहे हैं, यानी हम जब अरब वर्ल्ड को पढ़ रहे हैं, हम का मतलब इंडिया, नॉट वी द मदरसा स्टूडेंट, हम लोग तो अरबिक में पढ़ लेते हैं। इंडिया जो पढ़ता है कि वेस्ट एशियन यानी अरब स्कॉलर्स किस तरह से सोचते हैं, तो डायरेक्ट नहीं पढ़ता है, उनके पास जो सोर्स आते हैं वो पहले जाते हैं वेस्ट में, वहां से ट्रांसलेट और इंटरप्रेट होकर के तब यहाँ आते हैं, यानी हमारे पास सेकेंडरी सोर्स पहुंच रहा है। तो मैंने इसी चीज पे रिसर्च किया और अपना एमफिल का डिसर्टेशन लिखा, और मैंने बहुत अच्छा किया। तो मैं ये कहना चाह रहा हूं कि अगर हमें किसी स्पेसिफिक फील्ड में कुछ ज्यादा पढ़ने की जरूरत है, तो हम कुछ ले करके भी जा रहे हैं जो हमें डेफिनेटली बहुत हेल्प करने वाला है।
बहरहाल मैं सिविल सर्विसेज के स्ट्रक्चर को जरा समझाना चाहूंगा कि सिविल सर्विसेज जो है वो दो तरह के हैं, स्टेट लेवल पे हैं, यानी कि जिसको हम प्रोविंशियल सर्विसेज बोलते हैं या स्टेट सर्विसेज बोलते हैं या पीसीएस का एग्जाम्स भी बोलते हैं, और दूसरा है फेडरल लेवल पे सेंट्रल सर्विसेज या ऑल इंडिया सर्विसेज, जिसमें यूपीएससी जिसका एग्जाम कंडक्ट करता है, जिसमें बहुत सारी सर्विसेज हैं, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, इंडियन पुलिस सर्विस, इंडियन रेवेन्यू सर्विस, इंडियन फॉरेन सर्विस, अकाउंट सर्विस, या रेलवे मैनेजमेंट या रेलवे ट्रैफिकिंग, बहुत सारी सर्विसेज हैं। ये सेंटर और स्टेट के लेवल पे होता है। इसकी अहलियत बस इतनी है कि आपका ग्रेजुएशन 45% मार्क्स के साथ होना चाहिए और कुछ नहीं है। इसमें एंट्री जो है वो एग्जाम के थ्रू है। एग्जाम 3 लेवल पे है। प्रीलिम्स का एग्जाम यानी पीटीएस का स्क्रीनिंग टेस्ट, बहुत सारे 8 लाख 10 लाख लोग अप्लाई करते हैं हर साल। अब 8 लाख 10 लाख लोगों का तो मेंस एग्जाम डिटेल एग्जाम लेने से रहे तो उनका एक स्क्रीनिंग टेस्ट होता है, प्रिलिमिनरी एग्जाम, जिसमें मान लीजिए 80% स्टूडेंट छट जाते हैं, 20% का फिर मेंस एग्जाम होता है। वही मेन एग्जाम होता है जिसके बेसिस पे आपकी मेरिट लिस्ट बनती है, और जो मेंस एग्जाम क्वालिफाई करते हैं उनके लिए फिर पर्सनालिटी टेस्ट, जिसको इंटरव्यू बोलते हैं, वो होता है। यानी कि पर्सनालिटी टेस्ट आपको टेस्ट करते हैं कि ये गवर्नमेंट सर्विसेज में हायर पोस्ट पे जाने की अहलियत रखते हैं कि नहीं, इनकी ज़हनियत कैसी है, इनका एटीट्यूड क्या है, सोचते कैसे हैं, हाँ, ये सब चीजें वो टेस्ट करते हैं। नॉलेज में जो ये टेस्ट करते हैं वो कहा जाता है सिविल सर्विसेज इज समथिंग अबाउट एवरीथिंग, यानी हर चीज के बारे में थोड़ा थोड़ा नॉलेज होना जरूरी है। सिविल सर्विसेज में कहते हैं कि यूपीएससी कुछ भी पूछ लेता है। अगर हम ये कहें कि इसका कोई सिलेबस है, इसका कोई निसाब है, तो हाँ यूपीएससी ने दे रखा है, लेकिन अगर यूपीएससी अपने निसाब से हटकर क्वेश्चन करता है तो कोई भी यूपीएससी को क्वेश्चन करने वाला नहीं है कि आपने अपने निसाब से बाहर क्यों पूछा, क्योंकि उसके एग्जाम के बारे में, जैसा कि मैंने कहा, समथिंग अबाउट एवरीथिंग, हर चीज के बारे में थोड़ा थोड़ा जानना जरूरी है, और इसी को जनरल नॉलेज बोलते हैं, जनरल स्टडीज बोलते हैं। चाहे वो साइंस हो, चाहे वो मैथ्स हो, इकोनॉमिक्स हो, ज्योग्राफी है, पॉलिटी है, हिस्ट्री है, सब कुछ के बारे में लगभग थोड़ा थोड़ा, बहुत ज्यादा डीप जानने की जरूरत नहीं है, थोड़ा थोड़ा। दूसरी चीज इसमें टेस्ट होती है जनरल मेंटल एबिलिटी टेस्ट, जिसको रीजनिंग भी बोलते हैं, कि हमारी मेंटल प्रोसेस क्या है, हम कितना फास्ट सोचते हैं, कितने डिफरेंट तरह से सोचते हैं। हमारे सामने कोई पजल आता है तो हम उसमें कैसे रिएक्ट करते हैं, हमारे सामने कोई डेड एंड आ जाता है कि अब समझ में नहीं आ रहा आगे क्या करें, तो ऐसे में हम क्या रिएक्ट करेंगे। इन सब चीजों का जो टेस्ट है उसको जनरल मेंटल एबिलिटी टेस्ट बोलते हैं। इसका भी एग्जाम होता है। दूसरा, उसमें एक लैंग्वेज कंपलसरी है कि आपके पास जो 22 इंडियन लैंग्वेजेस हैं जो कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में शामिल हैं, उनमें से कोई एक लैंग्वेज होनी चाहिए। उसके बाद एक सब्जेक्ट होता है जो स्पेशलाइज्ड होना चाहिए, यानी उसमें बहुत डीप में जाकर आपसे क्वेश्चन किया जाएगा, और वो सब्जेक्ट सेलेक्ट करने की आपको आजादी होती है। आप चाहें तो उसमें हिस्ट्री, ज्योग्राफी, उर्दू या हिंदी, इंग्लिश, कोई भी सब्जेक्ट आप, सिवाय फॉरेन लैंग्वेजेस के। फॉरेन लैंग्वेजेस मतलब चाइनीज, फ्रेंच, अरबिक या पर्शियन, इन लैंग्वेजेस के अलावा कोई भी इंडियन लैंग्वेज या कोई भी सब्जेक्ट आप अपनी मर्जी से सिलेक्ट कर सकते हैं कि मुझे इसमें डिटेल में टेस्ट लिया जा सकता है मुझसे, तो उस स्पेसिफिक एक सब्जेक्ट का डिटेल टेस्ट होगा। अब हम ये जानेंगे कि ये सिविल सर्विसेज नेचर क्या है, किस तरह की सर्विस है। सिविल सर्विसेज जो है, ये जो गवर्नमेंट होती है इसकी हाईएस्ट पोस्ट होती है, यानी कि अगर आप सेंट्रल गवर्नमेंट में देखें या फिर स्टेट गवर्नमेंट में देखें, तो जो ऑल इंडिया सर्विसेज हैं, जैसे कि आईएएस, आईपीएस, आईएफएस, ये ऑल इंडिया सर्विसेज हैं। ये यूपीएससी सिलेक्ट करके डिफरेंट स्टेट में सेंटर की तरफ से कार्डर एलोकेट करके ऑफिसर्स को भेजते हैं, और ये अपने महकमे में जहां भी होते हैं टॉप पे होते हैं, यानी कि एकदम हाईएस्ट पोजीशन पे होते हैं। तो इनके पास क्वालिटीज और इनकी जो सलाहियतें भी जो है वो भी वैसी ही होनी चाहिए कि अपने हायर अथॉरिटीज को कैसे मैनेज करना है, अपने जूनियर्स को कैसे मैनेज करना है और उनसे काम लेना है। तो ये सारी चीजें, और जो हमारी समाज है, हमारी जनता है, हमारे जो सिटीजन्स हैं, उनको कैसे उनकी जरूरतों को कैसे पूरा करना है। सो दीज आर द हाईएस्ट पोस्ट इन गवर्नमेंट,
ये डीएम होते हैं, एसपी होते हैं, या कमिश्नर होते हैं, या फिर एम्बेसडर्स होते हैं, या फिर सेल टैक्स में जो कमिश्नर होते हैं, ये सारी पोस्ट होती हैं। इसी तरह से स्टेट में जो सर्विसेज होती हैं वो उनसे थोड़ा सा नीचे लेवल की पोस्ट होती हैं, जहां पे डिप्यूटी होते हैं या असिस्टेंट होते हैं, जो कि बाद में प्रमोट होकर के वहां ऊपर हायर सर्विसेज में भी जाते हैं। इनसे जो चीज रिक्वायर्ड होती है, जो चीज इनसे एक्सपेक्ट की जाती है, उम्मीद की जाती है कि ये सलाहियतें इनके पास होनी चाहिए, वो है लीडरशिप और मैनेजमेंट स्किल। के हमें एक लीडरशिप रोल हमारे पास होना चाहिए और मैनेजमेंट स्किल हमारे पास होना चाहिए। अब मैं थोड़ा इस चीज पर इस पॉइंट पे भी बात करूंगा कि व्हाट आर द एडवांटेजेस इन गवर्नमेंट सर्विसेज या चैलेंजेस इन गवर्नमेंट सर्विसेज। हम एक मदरसा स्टूडेंट हैं, अगर हम गवर्नमेंट सर्विसेज में जा रहे हैं, सरकारी नौकरी में जा रहे हैं, सिविल सर्विसेज में जा रहे हैं, जुडिशियल सर्विसेज में जा रहे हैं, जज बन रहे हैं, या हम लॉयर बन रहे हैं, सरकारी वकील जिनको प्रोसिक्यूशन लॉयर्स बोलते हैं, तो हमारे लिए एज ए मदरसा स्टूडेंट चैलेंजेस क्या क्या है, कि हम क्या क्या प्रॉब्लम्स, क्या क्या ब्लॉक्स, क्या क्या चैलेंजेस हमारे सामने आएंगे। सबसे पहले है कि हमें फोकस और कंसिस्टेंसी की जरूरत है। लिसन टू मी वेरी केयरफुली। आप ये देखें, मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि हमारे सामने ये चैलेंज है कि हमने साइंस नहीं पढ़ा, ये चैलेंज नहीं है। इनफैक्ट ये चैलेंज नहीं है। हमने मैथ्स नहीं पढ़ा, ये चैलेंज नहीं है। नहीं पढ़ा है तो क्या हुआ, अब पढ़ लेंगे, अभी तो टाइम है, हमें तो कोई जल्दी है नहीं, हम अब पढ़ लेंगे। लेकिन चैलेंज जो है वो है फोकस, यानी कि हम कंसिस्टेंसी के साथ एक ही चीज पे फोकस करके पढ़ाई कर सकें, जरूरत के तहत अपने वक्त का इस्तेमाल करें, गैर जरूरी चीजों में अपने वक्त को बर्बाद ना करें, उससे फोकस खत्म होगा। कंसिस्टेंसी यानी रेगुलर हम पढ़ाई करते रहें। ऐसा नहीं है कि 2 दिन पढ़ा फिर 3 दिन गायब, फिर 4 दिन पढ़ा फिर 5 दिन गायब। कंसिस्टेंसी का मतलब है कि धीरे 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 चलते रहेंगे, कछुए की चाल ही चलेंगे लेकिन चलते रहेंगे। दैट इज कंसिस्टेंसी। दूसरी चीज है रोल मॉडल का होना और गाइडेंस का होना, बहुत जरूरी है। अगर इफ यू डोंट नो द डेस्टिनेशन, एनी रोड विल गाइड टू आवर डेस्टिनेशन। अगर हमें पता ही नहीं है कि हमें कहाँ जाना है तो फिर निकल लो और चलते रहो, मंजिल मिलेगी नहीं। दिन भर चलेंगे और रात को ये सोचकर खुश हो लेंगे कि हम तो आज दिन भर चले हैं, मेहनत किया है, लेकिन नतीजा कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि मंजिल से करीब होना ही मकसद है और मंजिल ही नहीं पता है तो हम करीब कहां से होंगे। इसलिए मंजिल का होना जरूरी है और रोल मॉडल का होना जरूरी है कि मंजिल पर अगला कैसे पहुंचा है, और गाइडेंस का होना जरूरी है कि मेरी स्पेसिफिक कंडीशन और मेरी अपनी जरूरत और सलाहियतों को देखते हुए मेरे लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट है उस टारगेट को हिट करने के लिए। जरूरी नहीं है कि एक आदमी की रिक्वायरमेंट एक ही हो सकता है कि किसी का निशाना बहुत अच्छा है लेकिन हाथ में ताकत नहीं है, तो उसको खाने की जरूरत है, फोकस करने की जरूरत नहीं है। उसका निशाना तो ठीक है लेकिन हाथ कांप रहा है, अगर वो खाएगा ताकत हो जाएगी, हाथ कांपना बंद, हिट कर देगा टारगेट। लेकिन अगर हम यही सोचेंगे कि नहीं सबको बस फोकस करने की जरूरत है, तो वो कमजोर लोग कभी भी कामयाब नहीं हो पाएंगे। दैट इज कॉल्ड गाइडेंस, कि प्रॉपर स्पेसिफिक गाइडेंस होनी चाहिए और रोल मॉडल होना चाहिए कि अगले ने कैसे हिट किया था। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये चीजें हमारे पास हैं। पेशेंस और परसिवरेंस, सब्र बहुत बड़ी चीज है। ऐसा नहीं है कि हम आज गए और कल लेके रिजल्ट आ गए। 2009 में मैं यहां से गया था, 2 साल मैंने रह करके जेएनयू की तैयारी की। जामिया हजरत निजामुद्दीन औलिया से मैंने तखस्सुस किया और उस दौरान मैंने जेएनयू की तैयारी की। जेएनयू बीए फर्स्ट ईयर में एडमिशन लेना इज कंपीटिंग विथ एनी अदर स्टूडेंट्स कमिंग फ्रॉम डीपीएस या कोई भी अच्छे स्कूल्स जो हैं, ऐसे स्कूल्स से आने वाले स्टूडेंट्स के साथ कंपीट करना है। मी कमिंग फ्रॉम मदरसा हम नहीं कर सकते थे, तो मैंने क्या किया, मैंने कहा आप रुको, लेट मी प्रिपेयर माई सेल्फ कि मैं आपके साथ आकर के कंपीट कर सकूं। तो मैंने 2 साल टाइम दिया, सिर्फ जेएनयू की तैयारी किया। उसके बाद जब एग्जाम में बैठे तो पार हो गए, अल्हम्दुलिल्लाह सिलेक्शन हो गया। फिर उसके बाद जरूरत पड़ी कि गाइडेंस और कोचिंग लेने की, तो उस वक्त भी मेरी सलाहियत ऐसी नहीं थी कि मैं क्लासरूम में बैठता और टीचर अगर लेक्चर दे रहा है तो मैं उसको समझ जाऊं। तो पहले मैंने 2 साल बीए फर्स्ट ईयर और बीए सेकंड ईयर में अपने आप को इस लायक बनाया कि मैं लेक्चर समझ सकूं। ऐसा नहीं बनाया कि हमको एग्जाम क्वालिफाई कर ले, लेक्चर समझने के लायक बनाने के लिए मैंने 2 साल दिया अपना, एंड ट्रस्ट में बहुत ईमानदारी से दिया।
फिर जब एग्जाम लेक्चर समझने के लायक हुए, थर्ड ईयर में मैंने कोचिंग ज्वाइन की और 1 साल पढ़ाई करके एग्जाम दिया, नहीं निकला। दूसरा बार एग्जाम दिया, नहीं निकला। तो मैंने तीसरी बार ब्रेक लिया कि अब एमए मेरा 2nd ईयर आ गया है, आगे मुझे अपनी हायर स्टडीज भी करनी है, उसके लिए मुझे अपनी कुछ माशी तौर पे भी अपने आप को स्टेबल करना है। और मैंने 1 साल गैप लेकर के जेआरएफ का एग्जाम क्वालिफाई किया और एमफिल में एडमिशन लिया, ताकि आगे मेरा एकेडमिक्स भी चलता रहे और पॉकेट खर्च भी अपना निकलता रहे। तो फिर उसके बाद दोबारा से उठ करके मैंने 2018 में एग्जाम दिया और 18 में मेरा पीटी भी निकला, मेंस भी निकला, अल्हम्दुलिल्लाह मैंने क्वालिफाई भी कर लिया। फिर भी सेटिस्फाई नहीं हुआ, मैंने 20 में फिर से एग्जाम दिया, पीटी भी नहीं निकला। अभी मैं सोच रहा हूं कि फिर एग्जाम दूं। तो ये इसलिए बता रहा हूं कि दिस इज सब्र, पेशेंस, परसिवरेंस। उतावला नहीं होना है, हमें सब्र के साथ मेहनत करते हुए धीरे 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 आगे बढ़ते रहना है। टारगेट तो किसी दिन हिट हो जाएगा। ऑनेस्टी, इंटेग्रिटी मैंने बताया, एथिक्स, मोरालिटी मैंने ये भी बताया, पैशन और कमिटमेंट कि हमने जब डिसाइड किया, वो कहते हैं ना फइज़ा अज़मता फतवक्कल अला अल्लाह, तो जब इरादा कर लिया तो अल्लाह पे भरोसा करेंगे और कमिटेड रहेंगे कि हमने एग्जाम ये फला टारगेट रखा है, हमको असिस्टेंट प्रोफेसर बनना है। अब रास्ते में जो आए उस सबको हम निपट लेंगे, जो भी बाधाएं आएंगी उनको हम उबूर करते जाएंगे, लेकिन बनेंगे हम असिस्टेंट प्रोफेसर। तो ये हमारे सामने चैलेंजेस हैं और यही हमारे एडवांटेजेस भी हैं। क्यों? क्योंकि हम मदरसे वाले हैं, हमने बहुत मेहनत की है, हम बहुत पढ़ते हैं, घंटों बैठ करके पढ़ाई करने की हमारी सलाहियत है, 4-4, 5-5 घंटा सीटिंग लगा करके गैप मारने की हमारी सलाहियत है। गैप मार लेते हैं, गैप मारने का टर्म तो समझ रहे हैं ना आप लोग। तो वो सलाहियत हमारे पास है, हम वो कर सकते हैं। तो यही जो अभी हमारे सामने चैलेंज था वो हमारे लिए एडवांटेज बन गया है। महीनों दिनों अपनी फैमिली, अपने घर से दूर रह करके पढ़ाई करना हमारा खासा है भाई। हम पढ़ेंगे, हम कर लेंगे, तो यही हमारे लिए एडवांटेज है। एथिक्स और मोरालिटी जो अभी हमारे लिए चैलेंज था वो हमें दीन ने सिखाया है, तो यही हमारी एडवांटेज भी है, यही हमारी खूबी भी है। तो एक चीज है, कहते हैं कि अपनी वीकनेस को अपनी स्ट्रेंथ बना लेना। हम ईमानदार हैं, हम बहुत शरीफ हैं। जब कॉलेज में जाते हैं, मैं जब जेएनयू में गया तो वहां वो जेएनयू में मोस्टली सोशलिज्म और लेफ्ट वाले लोग हैं, लेफ्ट थॉट रखने वाले, और उनकी दाढ़ी होती है, वो रखते हैं, गमछा रखते हैं, दाढ़ी रखते हैं। तो मैं जब एडमिशन लेने गया, मुझे वहां पे एक साहब के साथ लगा दिया गया कि ये आपको हेल्प करेंगे, और मैं उनको बार बार सलाम अलैकुम कह रहा हूँ और मुझे वालेकुम सलाम कह रहे हैं एकदम बेहतरीन तरीके से। तो बाद में जब एडमिशन लेकर के आए, जिन्होंने मुझे भेजा था उनके पास, तो वो बोल रहे हैं कि हाँ जी, अब आप इनसे मिले? तो मैंने कहा हाँ, इनसे तो मिले, इनको तो बहुत हेल्प किया इन्होंने मेरी। अच्छा विक्रम, तुमने ये किया? हाँ। अरे यार सही है। हम बोले देखो, विक्रम को भी हम सलाम करते फिर रहे हैं। तो यही था कि हम शरीफ है ना। लोग कहते हैं कि यार आप बहुत शरीफ हैं, आप टोपी लगाते हैं, आप दाढ़ी लगाते हैं, दाढ़ी रखे हुए हैं, आप तो पार्टीज में नहीं आते हैं, आप घूमने के लिए दिल्ली की सड़कों पे नहीं चलते हैं, आप दिन भर लाइब्रेरी में बैठे रहते हैं। तो हाँ, ये मेरी, आपको लगता है ये मेरी वीकनेस है, हम इसको अपना एडवांटेज बना लेंगे और बैठे रहेंगे लाइब्रेरी में, हमको जाने नहीं है। हम अगर शरीफ होना, मेरी अगर वीकनेस आपको दिखती है, तो वही शराफत हमको घंटों बैठा करके पढ़ाई करवाएगी, अपने वक्त का सही इस्तेमाल करवाएगी, जिससे हमें नतीजा सामने नजर आएगा। और मैं बात करना चाहूंगा इस पर भी कि हमें सिविल सर्विसेज क्यों ज्वाइन करना चाहिए या जुडिशियल सर्विसेज क्यों ज्वाइन करना चाहिए। देखिए, पॉलिसी फॉर्मुलेशन हिंदुस्तान की तरक्की में एक बहुत ही अहम मरहला है। सरकार ऊपर से पॉलिसी बनाती है, डिसीजन लेती है, उसके इंप्लीमेंट करने के लिए गवर्नमेंट सर्वेंट यानी कि सिविल सर्वेंट होते हैं। उस लेवल पे अगर हम बात करें रिप्रेजेंटेशन की और डाटा उठा करके देखें, तो सच्चर कमेटी रिपोर्ट कहती है, आप भी जानते हैं कि मुसलमानों की जो सिचुएशन है हिंदुस्तान में, वो किसी भी निचले तबके SC ST से भी अबतर है। ये एक रिपोर्ट है। दूसरी रिपोर्ट, हम जानते हैं कि 2011 का सेंसस के हिसाब से हिंदुस्तान में मुसलमानों की आबादी 15% के लगभग है।
लेकिन दूसरे सेंसस और दूसरे रिकॉर्ड बोलते हैं कि 17 से 18% मुसलमान हिंदुस्तान में है। अब हम अगर इसकी तुलना करें हमारे रिजल्ट से, यूपीएससी के रिजल्ट को अगर आप एनालाइज करें ईयर वाइज, तो आपको दिखेगा कि कभी 2.7%, कभी 2.5%, कभी 1 point समथिंग, मैक्सिमम 2.7, 2.8, यानी ऑलवेज लेस देन 3% रिप्रेजेंटेशन है मुसलमानों का, माइनॉरिटीज का इंडियन सिविल सर्विसेज में। इसका बढ़ाना जरूरी है, वरना वो प्रोपोर्शन नहीं रह जाएगा। पॉपुलेशन 15 से 17% है, ऑफिसर्स 2.5% हैं, तो कुछ तो गड़बड़ है, उसको बढ़ाने की जरूरत है। अच्छा, हम ये नहीं कह सकते हैं कि मुसलमान ऑफिसर सिलेक्ट नहीं हो रहे हैं, क्योंकि अगर हम ये डेटा देख रहे हैं कि 23% मुसलमान, 2.3 या 2.5% मुसलमान सिलेक्ट हो रहे हैं, तो वही डाटा ये भी बताता है कि 5 से 6% तो अप्लाई ही कर रहे हैं, अप्लाई करने वाले लोग भी कम हैं। तो हमें जरूरत है उसमें अपना पार्टिसिपेशन लाने की। और जैसा कि मैंने सबसे शुरू में कहा कि अगर हम एक सिविल सर्वेंट बनते हैं, हम गवर्नमेंट के ओहदों पे, आला ओहदों पे फाइज होते हैं, तो ना उससे सिर्फ मिल्लत का बहबूद है, बल्कि उससे कौम का और कौम के उन तबकों का, उस क्लास का जो कि हमारे समाज के सबसे डाउन ट्रोडन, सबसे निचले और सबसे कमजोर तबका है, उनका भला है। क्योंकि हमें इंसाफ आता है, हमारे अंदर ईमानदारी है, हमारे अंदर इंटीग्रिटी और एथिक्स है। दूसरी वजह, एक अच्छी वेल पेड सर्विस है। इंडियन सिविल सर्विसेज के जो ऑफिसर हैं उनकी सैलरी इतनी होती है कि उनको फारिगुल बाली के साथ जिंदगी गुजार करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। सोशल प्रेस्टीज है, समाज में एक सिविल सर्वेंट का वैल्यू है, ये भी है, पर्सनल लेवल के एडवांटेजेस हैं ये। दूसरा, जो हमारी गवर्नेंस है या मुल्क का जो डेवलपमेंट है, उसमें हमारा कंट्रीब्यूशन है, और उससे ज्यादा फख्र की बात और क्या हो सकती है। एक दो बातें और आपसे करूंगा कि अपने करियर को आगे बढ़ाने में 2 क्वेश्चन हमारे सामने आते हैं जो मैंने फेस किया है। मैं उन चीजों को आपके साथ शेयर करना चाह रहा हूं, बहुत जल्दी जल्दी कर लूंगा इंशाल्लाह। कि सबसे पहले करियर कैसे सिलेक्ट करें हम, हाउ टू चूज माई करियर, मैं कैसे जानूं कि मुझे क्या बनना चाहिए, क्या करना चाहिए, ये क्वेश्चन हमारे जहन में आता है। मैंने आज भी कुछ लोगों से बात की, तो अभी हम सोच रहे हैं, ठीक है, अभी मदरसे में हैं, सोच रहे हैं कि क्या करेंगे आगे। सोचना चाहिए, लेकिन इसमें एक बड़ा सवाल आता है कि हम कैसे अपना करियर को सिलेक्ट करें। देखिए, इसमें आप मुहासबा एक बहुत बड़ी चीज है। आप अपने आप का मुहासबा करें और अपने से 2 क्वेश्चन करें। आप क्या करना चाहते हैं, जब जवाब आवे कि हम ये करना चाहते हैं, तो पूछे क्यों करना चाहते हैं, तो आपको जवाब मिलेगा कि आप किस फील्ड में जाना चाहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैंने जब सिविल सर्विसेज की तैयारी की, तो मैंने ये पूछा कि मैं क्या करना चाहता हूं, तो इतना फॉर्मली नहीं, ये तो मैंने अब डेवलप किया है, लेकिन एक तरह से इसी तरह की चीज थी कि मैं क्यों सिविल सर्विसेज करना चाहता हूं। तो मुझे लगा कि सिविल सर्विसेज सबसे हाईएस्ट जॉब है और मुझे चैलेंज कबूल है, मतलब मैं हाईएस्ट लेवल की नौकरी करना चाहता हूं, और इसमें मुझे समाज में कुछ करने का मौका मिलेगा, और मेरे पास इतनी सलाहियत, इतने पावर होंगे एज अ गवर्नमेंट सर्वेंट कि मैं समाज में उन लोगों के लिए कुछ कर पाऊंगा जिनके साथ में किसी हद तक किसी तरह का डिस्क्रिमिनेशन या उनका किसी तरह का शोषण किया जा रहा है। तो ये सारी चीजें थी व्हाई आई चूज सिविल सर्विसेज एज माई करियर। दूसरा क्वेश्चन जो हमारे सामने आता है कि पढ़ाई कैसे करें, पढ़ाई कैसे करें। इसमें हम कहेंगे कि प्रायोरिटी सेट करें, सबसे पहले प्लान बनाएं। मैंने कहा ना कि अगर पता नहीं है कि कहाँ जाना है, तो हम कहीं भी चले जाएंगे और रात में सो जाएंगे कि हम तो दिन भर चले हैं। लेकिन अगर हम प्लान बना करके मूव करते हैं कि आज हमें ये चीजें करनी है, 1 हफ्ते में ये करना है, 15 दिन में ये करना है, 1 महीने में ये करना है, ये हमारे 6 महीने का प्लान है, ये हमारे 2 साल का प्लान है, और ये सारी चीजें लिख करके अगर हम उसको फॉलो करेंगे, तो वो हमारी जिंदगी का प्रोग्राम बिल्कुल
कामयाब होगा बिल्कुल उसी तरह से जैसे कि आज के प्रोग्राम को कंडक्ट करने के लिए आपने एक प्लानिंग मीटिंग रखी और प्लानिंग किया, ये आप संभालेंगे, ये जिम्मेदारी आपकी होगी, इस दिन ये तक ये काम हो जाना चाहिए, इस दिन तक इनको इनवाइट कर लेना है, टेंट वाले को आप देख लीजिएगा, पानी चाय का आप देख लीजिएगा, ये सब प्लानिंग है। तो और सारी चीजें अपने वक्त पे अपने टाइम से होती गई। तो प्लानिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट इन जनरल हमारी लाइफ में, और एक स्टूडेंट के लिए तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि हम प्लान करके लाइफ को आगे मूव करें। दूसरा, पढ़ाई कैसे करें। कभी बीच में ऐसा लगता है कि हम फ्रस्ट्रेट हो रहे हैं, थक रहे हैं पढ़ करके, तो वैसे में टारगेट नजर आएगा, टारगेट को देखेंगे और उस टारगेट को हिट करने के बाद जो नतीजा मिलने वाला है उस नतीजे को देखेंगे तो किसी हद तक हम रिवाइव हो जाएंगे और दोबारा से उठ करके चलने के लिए तैयार होंगे। आखिरी बात मैं आपसे जो शेयर करना चाहता हूं कि हमारे पढ़ाई के दौरान में, क्योंकि ये लंबा सफर होने वाला है, 5 साल 4 साल 3 साल का, और इसमें फ्रस्ट्रेशन और डिप्रेशन बहुत कॉमन बात होती है, उसको मैनेज करने के लिए 2-3 चीजें हैं। सबसे पहले तो तवक्कुल अल्लाह, क्योंकि अल्लाह की जानिब से ही मदद आती है। अगर हमने मेहनत किया, फैज़ा अज़मता फतवक्कल अल्लाह। दूसरी चीज जो है वल क़द्र खैरिही व शर्रिही मिनल्लाहि ताला, तकदीर पे भरोसा है। बहुत लोग ऐसे भी हैं कि 6-6 साल बहुत मेहनत करके भी सारा अटेम्प्ट खत्म कर दिया, 3-3 4-4 बार इंटरव्यू दिया, सिलेक्शन नहीं हो रहा है। भाई किस्मत में नहीं है, मान लीजिए ना, लेकिन फिर कैसे कहते हैं कि भूख को अपना मुकद्दर मानकर मत बैठ तू, एक परिंदा दूर तक जाता है दाने के लिए। तो तकदीर पे भरोसा है, लेकिन तकदीर को किस्मत मान करके बैठे नहीं रहना, मेहनत करते रहना है। नहीं हुआ भाई, किस्मत में नहीं था, तो तकदीर पर ईमान जितना मजबूत होगा फ्रस्ट्रेशन नहीं आने वाला है। दूसरी चीज खुद पे भरोसा, यानी सेल्फ कॉन्फिडेंस, खुद एतमादी होनी चाहिए कि हम निकाल लेंगे यार, आज नहीं हुआ तो क्या हुआ, आगे होगा, अभी नहीं हुआ तो क्या हुआ, बाद में होगा, हो सकता है कि अभी हमने कुछ गलती की थी। चौथी और आखिरी चीज है कि अपनी गलतियों का मुहासबा करना और उनका इजाला करना। सिर्फ चलते रहेंगे तो कुछ नहीं होगा, हम गिरे तो हमें देखना पड़ेगा कि क्यों गिरे, सारा में पत्थर था या हमने गलत कदम रखे थे या किसी ने ढेला मार दिया, क्या कारण था, और उस वजह को एलिमिनेट करना होगा, उसका इजाला करना होगा, तब हम फिर आगे उस मंजिल को पार कर पाएंगे, वरना फिर आगे वहीं। तो ये चंद बातें हैं जो अभी अपने टॉपिक के हवाले से मैंने आपसे शेयर करने की कोशिश की है, और आई होप कि किसी हद तक मेरी गुफ्तगू फायदेमंद होगी आपके लिए, और मुस्तकबिल में भी मैं ये जान रहा हूं कि आपके अंदर बहुत पोटेंशियल है, बहुत सलाहियतें हैं, और आप लोग कुछ भी कर सकते हैं, और आपके सामने पूरा आसमान जो है अभी पूरा है, आप किसी हद तक भी आपकी परवाज जो है वो योर फ्लाइट इज द लिमिट इज ओनली द स्काई, कहीं भी आप जा सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह जिस इदारे से और जिस इल्म दीन से मुलविस होकर जा रहे हैं, आगे इल्हाद जैसी चीजें इंशाअल्लाह हमारे रास्ते में नहीं आने वाली हैं। आखिरकार आपको अगर किसी तरह की कोई गाइडेंस की जरूरत पड़े अपने आगे के करियर में, तो भी आप हमसे बात कर सकते हैं। मेरा नंबर यहाँ के कुछ तलबा के पास है। इन्हीं चंद बातों के साथ और इस शेर के साथ मैं अपनी बात खत्म करूंगा कि दिगर गूं है जहां तारों की गर्दिश तेज है साकी, दिगर गूं है जहां तारों की गर्दिश तेज है साकी, दिले हर जर्रा में गुगाए रस्ता खेज है साकी, और नहीं ना उम्मीद है इकबाल अपनी किश्त वीरा से, नहीं है ना उम्मीद इकबाल अपनी किश्त वीरा से, जरा नम हो तो ये मिट्टी बड़ी जरखेज है साकी। अस्सलामु अलैकुम, अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु।